कि आगे का मार्ग क्षतिग्रस्त है। बस फिर क्या था, हम दोनों अलर्ट हो गए। मैंने स्टीयरिंग कस के पकड़ ली और सीमा ने सीट बेल्ट चेक कर ली। और तभी एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसने दिल और दिमाग दोनों को चकरा दिया। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि लोग ऐसा रिस्क भी ले सकते हैं। कुछ यात्री, बूढ़े, बच्चे और यंग, पहाड़ों पर सीधा शॉर्टकट मारकर ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे उतर रहे थे। ये देखकर डर लगा, क्योंकि एक की गलती से बाकी सब मिसगाइड हो रहे थे। ऐसा बिल्कुल, रुको रुको रुको, मंदिर से 5 किलोमीटर पहले इतना बड़ा जाम, और ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं पैदल, टैक्सी को छोड़कर, वो भी दोपहर की 12 बजे की धूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरिओम और आप देख रहे हो रूमी रोज़, और हम लोग हैं इस वक्त अभी उस रास्ते पर जो सीधा माता के मंदिर जाता है। गैस थोड़ा सा ही आगे चलने पर हमने देखा कि यहाँ प्रशासन के द्वारा बनाए गए शेड्स हैं, जिसमें कि यात्री यात्रा करने के दौरान जब थक जाता है तो वो यहाँ बैठकर आराम कर सकता है। गैस इसके अलावा हर 500 मीटर के ऊपर पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, और इससे यहाँ आम जनता को भी बहुत रिलीफ है। अच्छा, जब यात्रा हम लोगों ने शुरू की और हमारी यात्रा सिर्फ 5 किलोमीटर रह गई, तो हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स की भरमार लग गई। एक से बढ़कर एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर स्ट्रीट फूड्स यहाँ पे अवेलेबल थे, प्लस बहुत सारी ऐसी डोमेस्टिक चीज़ें थीं जो कि यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। गाइस 5 किलोमीटर से ही रास्ता इतना नैरो है कि एक तरफ से अगर बोलेरो निकलती थी तो दूसरी तरफ से हम लोगों को रुकना पड़ता था, क्योंकि सबसे ख़तरनाक चीज़ ये थी कि रास्ता बहुत पतला था और साइड में नीचे सीधे खाई थी। तो जैसे ही एक गाड़ी आगे पास होती थी, उसके पीछे हम दूसरी गाड़ी अपनी लेके निकलते थे। इस पूर्णा देवी की यात्रा में हर मोड़ एक ब्लाइंड टर्न था। हम लोगों को हर एक सेकंड हॉर्न बजाना पड़ता था। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़। एक गलती और सोच कर ही डर लगता था। इसलिए यहाँ लोकल बोलेरो वाले गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उन्हें ये हर एक मोड़ याद है। गैस आगे का जो सीन था ना, उसको देखकर हम लोग थोड़ा सा डर से गए। सामने एक पतली सी खाई थी और उसके ऊपर एक पतला सा लोहे का पुल था। जो प्रॉब्लम थी वो खाई नहीं थी, प्रॉब्लम थी वहाँ का लोकल टैक्सी वाले। उन लोगों ने लगभग पुल को अपना जो है टैक्सी स्टैंड बना रखा था। दोनों तरफ से जो है लाइनें लगी हुई थी और लोगों को बैठाने के लिए। तो एक वहाँ प्रॉब्लम ये हो रही थी, तो एक तो पतला कमज़ोर पुल, उसके ऊपर जाम। तो बहुत सारे हमारे जैसे विज़िटर थे जो बेचारे वहाँ पे उस जाम में फंस गए थोड़ी देर के लिए और अटक गए। फिर किसी तरीके से हॉर्न बजा के हम लोगों ने उस पुल को क्रॉस किया और अपनी यात्रा आगे की ओर स्टार्ट की। गैस आगे बढ़ने पर गूगल का नक्शा पूरी तरह से बंद हो चुका था। फ़ोन में नेटवर्क का एक भी डंडा नहीं था। आगे जो रास्ता था वो ऐसा था मानो मौत ने हमें खुद बुलाया हो। कुछ एक आध गाड़ियाँ ऊपर से उतर रही थी। बस पूरी सड़क पर हम लोग ही आखिरी इंसान लग रहे थे। पीछे पलट कर देखने पे भी कुछ नहीं दिख रहा था, और सामने जो है एकदम खाली सड़क। एक गाड़ी आगे खड़ी हुई थी लेफ़्ट साइड में, शायद वो लोग भी पानी भर रहे थे। अच्छा, उसको क्रॉस करने के बाद जैसे हम आगे बढ़े, थोड़ा वो नज़ारा चेंज हुआ। कुछ एक गाड़ियाँ हम लोगों को ऊपर से उतरती हुई दिखी, और अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, मतलब सेल्फ वाली गाड़ी, प्राइवेट वाली नहीं दिख रही थी। और जो भी दिख रही थी वो टैक्सी गाड़ी थी। हम लोग 20-25 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। हमारी जो उंगलियां थी वो हॉर्न पर लगातार थी, क्योंकि हर 100 मीटर के बाद एक ऐसा जो है ब्लाइंड टर्न आ रहा था, जिसको हम लोगों को बहुत आराम से पार करना था। तो ऐसे ही करते हुए हम आगे बढ़ने लगे। गैस कुछ लोग जो है पहाड़ से भाग के नीचे की तरफ आते हुए दिख रहे थे। एकदम से नज़ारा बदल गया। कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी दिख रही थी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, और कुछ लोग पब्लिक हम लोगों को रास्ते में ऐसी दिखी जो छाँव में बैठकर रुककर टैक्सी का या किसी साधन का इंतज़ार कर रहे थे। और एकदम से यू टर्न वाला एक रोड आया और हमने गाड़ी पूरी उसमें लगा दी, और 90 डिग्री के एंगल पे गाड़ी की चढ़ाई थी। तो हम लोगों ने माता का नाम लिया और गाड़ी को उसी दिशा में एक्सेलरेट कर दिया। जैसे जैसे माता का मंदिर करीब आ रहा था, दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। लग रहा था कि जैसे कि हम बहुत लेट हो गए हैं। मंदिर जितना पास आ रहा था, ये एहसास उतना ही गहरा होता जा रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था। शायद वजह ये थी कि माता का मंदिर पहाड़ी रास्ते पर था, बहुत ऊंचाई पर। यह शायद पहाड़ों की अपनी एक फितरत होती है। जितना ऊपर जाते हो वक्त उतना ही धीमा लगने लगता है। हर मोड़ पर लगता था कि बस अब पहुंच गए, पर मंदिर था कि पास आकर भी दूर रह जाता था। मन में एक ही बात चल रही थी कि कहीं हम माता के दरबार में पहुंचने में देर तो नहीं कर रहे हैं।
गाइस हमें तो रोड बिल्कुल ठीक लग रही थी, मगर जैसे ही आगे का साइन बोर्ड दिखा ना, दिल एक पल के लिए धक्का सा रह गया। बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि आगे का मार्ग क्षतिग्रस्त है। बस फिर क्या था, हम दोनों अलर्ट हो गए। मैंने स्टीयरिंग कस के पकड़ ली और सीमा ने सीट बेल्ट चेक कर ली। और तभी एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसने दिल और दिमाग दोनों को चकरा दिया। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि लोग ऐसा रिस्क भी ले सकते हैं। कुछ यात्री, बूढ़े बच्चे और यंग, पहाड़ों पर सीधा शॉर्टकट मारकर ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे उतर रहे थे। ये देखकर डर लगा, क्योंकि एक की गलती से बाकी सब मिसगाइड हो रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तभी कानों में मंदिर से आती हुई अनाउंसमेंट पड़ी। साफ साफ कहा जा रहा था कि कृपया कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। ये जंगली क्षेत्र है, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन भाई पब्लिक तो पब्लिक है। फिर हम एक जगह पे हमारी गाड़ी अटक सी गई। मतलब चढ़ाई थी, जाम भी था। सीमा थोड़ा सा घबरा गई उसे डर लगने लगा। मैंने हंसते हुए उसका हाथ दबाया और कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम मंदिर पहुँचेंगे, बिल्कुल ठीक ठाक पहुँचेंगे। फिर मैंने गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जाम और चढ़ाई में ऐसा हो ही जाता है फ्रेंड्स, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस पहाड़ों में गाड़ी चलाते वक्त अक्सर लोग घबरा जाते हैं, ख़ास तौर से तब जब सामने खड़ी चढ़ाई हो और ऊपर से जाम लगा हो। शुरुआत में मेरे साथ में भी ऐसा होता था, मैं भी डर जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई। अब तो ऐसी स्थिति है कि सड़कें देख लो, पहाड़ देख लो, कुछ भी देख लो, अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, चलते चले जाना है। खैर यहाँ से फिर हमें भैरव मंदिर का साइन बोर्ड दिखा जो कि 3 किलोमीटर का था, और हनुमान चट्टी का दिखा जो कि 600 मीटर का था। साथ में ये भी लिखा था कि अब खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली है, मतलब एकदम सीधी 90 डिग्री वाली। बस फिर क्या था, मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली और चढ़ते चले गए। दिमाग में बस एक ही बात थी, कैसे भी करके माता के मंदिर पहुंचना है। रास्ते में बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे। सबके चेहरे पर एक अलग ही तेज, अलग ही सुकून था। गाइस कहते हैं ना, वही पहुंच पाता है जिसे माँ बुलाती है। जिसका बुला हुआ नहीं होता वो लाख कोशिश कर ले, रह ही जाता है। कुछ लोग तो अब भी पहाड़ से शॉर्टकट मारकर उतर रहे थे, पर हम अपनी लेन में धीरे धीरे बस बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि अब हम बस पहुंचने ही वाले थे माँ के दरबार में। गाइस हम एक बात समझ नहीं पा रहे थे, इतनी तेज़ गर्मी, मतलब 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर, फिर भी मंदिर की तरफ भक्तों का सैलाब उमड़े जा रहा था। गाड़ी में एसी चलाने के बाद भी गर्मी का एहसास हो रहा था, तो बाहर पैदल चलने वालों का क्या हाल होगा। फिर रास्ते में कुछ लोकल लोगों से बात हुई, तब जाकर असली वजह पता चली। दरअसल अप्रैल से लेकर 15 जून तक यहाँ माता रानी का विशाल मेला लगता है। ये पूरे साल का सबसे पीक टाइम होता है दर्शन के लिए। इसी वजह से हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि नेपाल और आसपास की जगह से भी यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन खींचे चले आते हैं। जिसकी जो मान्यता होती है, जो मन्नत होती है, वो पूरी करने लोग किसी भी हाल में यहाँ पहुँचते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात। मतलब बरसात तो नहीं होती है इस टाइम पे, लेकिन अगर होती है तो भी लोग आ जाते हैं। इस जून जुलाई अगस्त जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, यहाँ का नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। मानसून में पहाड़ों से इतना पानी उतरता है कि सारी सड़कें नदी बन जाती हैं, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग तक पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ऐसे मौसम में बाहर से आने वाले श्रद्धालु टूरिस्ट कोई भी दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाता है। सिर्फ और सिर्फ लोकल लोग ही, जिन्हें यहाँ की हर गली हर शॉर्टकट पता है, वही किसी तरह से रिस्क लेकर माता रानी के दर्शन करने जा पाते हैं। पानी इतना तेज़ बरसता है कि पहाड़ों से पत्थर तक गिरने लगते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है। मंदिर के सारे रास्ते प्रशासन बंद कर देता है, इसीलिए गर्मी में भीड़ हो और दर्शन हो जाते हैं। लेकिन बरसात में तो माँ खुद चुनती है कि किसे बुलाना है और किसे नहीं। फ्रेंड्स पहाड़ों का जो मौसम होता है ना, पल में मासूक पल में मिजाज दुश्मन मतलब गर्मी के सीज़न में मई जून में यहाँ का टेम्परेचर दिन में 38 से 40 डिग्री तक चला जाता है। सूरज ऐसा आग उगलता है कि सड़कों पर पैर आप नहीं रख सकते, चिपक जाएंगे। और रात भी ठंडी नहीं होती, 30 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है। अब जब हम यहाँ पहुँचे थे ना, तो हमने रात में एसी चलाया था अपने होटल में, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी यहाँ पर भी बहुत पड़ती है।